पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी जिस लाल झंडे की तूती बोलती थी, आज वो पूरी तरह से हाशिए पर है। साल 2011 में जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे के 34 साल के अजय शासन को उखाड़ फेंका था, तब भी सीपीएम के पास अपना 40% वोट बैंक सुरक्षित था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महज एक दशक में ये मजबूत किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आइए जानते हैं बंगाल में वामपंथ के पतन की पूरी कहानी। 2011 में सत्ता गंवाने के बाद सीपीएम का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 23% और 2 सीटें रह गया, जो 2016 के विधानसभा चुनाव में 20.1% और 26 सीटों पर आ गया। सबसे बड़ा झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब सीपीएम का वोट शेयर महज 6.28% रह गया और सिर्फ 3 संसदीय सीटों पर सिमट गए थे। उन्होंने विपक्ष की ज्यादातर जगह बीजेपी को दे दी थी, जिसने बंगाल में पहली बार 18 संसदीय सीटें जीतकर अपना ऐतिहासिक दबदबा बनाया था। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में तो वामपंथी गठबंधन का सपूड़ा ही साफ हो गया और उनका वोट शेयर 5% पर आ सिमटा, जबकि सीटों का खाता शून्य रहा। विडंबना यह है कि वामपंथी वोटों के गायब होने से जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, उसे बीजेपी ने भर दिया, जबकि बीजेपी वैचारिक रूप से वामपंथियों के बिल्कुल विपरीत है और बंगाल में एक नई ताकत है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वामपंथी वोटरों ने अपनी विपरीत विचारधारा की ओर झुकाव कैसे बढ़ा लिया, ताकि वो राज्य में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अपनी सत्ता विरोधी भावना जाहिर कर सके। लगातार 34 सालों तक सत्ता के शिखर पर रहने के कारण पार्टी के नेताओं और कैडरों को सत्ता की आदत हो गई थी। जब 2011 के बाद टीएमसी ने जमीन पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया, तो सीपीएम कैडरों के लिए अपना वजूद बचाना मुश्किल हो गया। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार पार्टी के कई लोग उस दौर के संघर्ष का हिस्सा नहीं थे जब वामपंथ अपनी जड़ें जमा रहा था, इसीलिए उनकी सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता बेहद कमजोर हो चुकी थी। ठीक इसी समय बीजेपी एक ऐसे राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी जहां उसकी संगठनिक ताकत बहुत कम थी। एक मजबूत वामपंथी दल की गैर मौजूदगी और बहुत कमजोर हो चुकी कांग्रेस के चलते बीजेपी को अपने बिल्कुल विपरीत लाल खेमे में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिल गया। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर तृणमूल कांग्रेस से लड़ने में बीजेपी की मदद की। इस संगठनिक समर्थन की बदौलत बीजेपी टीएमसी विरोधी और वामपंथी समर्थक वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी झोली में डालने में कामयाब रही। 2019 के चुनावी नतीजों से पता चला कि बीजेपी का वोट शेयर 23% बढ़कर 40.6% हो गया, जबकि सीपीएम का वोट शेयर 23% से गिरकर 6.28% रह गया। सीपीएम को जो 17% वोटों का नुकसान हुआ था, वो लगभग पूरी तरह से बीजेपी के बढ़े हुए वोट शेयर में दिखाई दे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वामपंथी खेमे से बीजेपी की ओर विपक्षी या टीएमसी विरोधी वोटों की शिफ्टिंग वामपंथी दलों को बहुत भारी पड़ा। एक बार अपनी जगह बना लेने के बाद बीजेपी ने अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वामपंथी वोटों को अपनी झोली में डालने की पूरी कोशिश की। इसी का नतीजा था कि बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके चलते 2 अन्य विपक्षी दल कांग्रेस और सीपीएम पूरी तरह से हाशिए पर चले गए और 2021 के विधानसभा में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी वामपंथी दलों का खाता नहीं खुला, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली, लेकिन बीजेपी की सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई और इस स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी टीएमसी को मिला। 34 साल तक चले वामपंथी शासन के प्रति मतदाताओं में जो ऊब या थकान का भाव पैदा हो गया था, वो अब खुलकर सामने आ गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाम न छुपाने की शर्त पर बताया कि पार्टी वोटर्स की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि वामपंथियों द्वारा किए गए सफल भूमि सुधारों के बाद सहकारी खेती को लागू करने में मिली असफलता ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके अलावा लगभग 20 साल के शासन के बाद प्रशासन और पार्टी की भूमिका जिन्हें अलग रखा जाना चाहिए था,
आपस में घुल मिल गई और धीरे धीरे पार्टी ही राज्य में सबसे हावी ताकत बन गई। नतीजतन सरकार की सभी असफलताओं का ठिकरा पार्टी पर ही फूटा। पार्टी के सर्वशक्तिमान बन जाने के साथ ही उसमें गिरावट आने लगी, क्योंकि पार्टी कार्यालय ऐसे केंद्र बन गए जहां से सरकारी कामकाज का बंटवारा होता था, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रष्टाचार फैल गया। फिर जब वाम मोर्चा ने उद्योगों को फिर से स्थापित करने की पहल की तो सिंगूर और नंदीग्राम जैसी घटनाओं के कारण हालात बिगड़ गए और जो जनमत तैयार हुआ वो पार्टी के ही खिलाफ चला गया। जो लोग पहले से ही सीपीएम से ऊब चुके थे वे उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। इसका फायदा ममता बनर्जी की टीएमसी ने उठाया और सत्ता हासिल कर ली। 2011 के बाद जब वामपंथियों की सत्ता चली गई तो सीपीएम के भीतर नेतृत्व का संकट उभर कर सामने आया। धीरे धीरे वामपंथियों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। उन्होंने जनता से अपना सीधा संपर्क गंवा दिया। पार्टी के भीतर भी नेता शायद ही कभी आपस में आमने सामने बातचीत करते थे। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बातचीत जब फोन और दूसरे डिजिटल माध्यमों तक ही सीमित रह गई है। कुछ मामलों में तो अंदरूनी बैठकें भी डिजिटल माध्यम से होने लगी है। नतीजतन चाहे जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की शिकायतें हो या पार्टी के भीतर मौजूद सारथियों की, कई मामलों में उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इस स्थिति का सबसे ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब युवा नेता प्रतीकुर रहमान ने सीपीएम छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए सीपीएम के स्टूडेंट विंग एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद वे एसएफआई के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने और फिर सीपीएम की प्रदेश समिति के सदस्य के तौर पर आगे बढ़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से सीपीएम के उम्मीदवार के तौर पर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाल ही में 21 फरवरी को बनर्जी के बुलावे पर वे टीएमसी में शामिल हो गई। हालांकि वे अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं है। सीपीएम छोड़ते समय प्रतीकुर ने कहा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनके काम को नजरअंदाज किया और उनकी शिकायतों को सुनने से साफ इनकार कर दिया। अगर बंगाल में कभी बेहद ताकतवर रही सीपीएम की आज ये हालत है, जहां युवा नेता के लिए अपनी जगह बना पाना मुश्किल होता जा रहा है और आपस में बातचीत मेल जोल भी काफी कम हो गया है, तो ऐसे में वामपंथी मतदाताओं को अपने पुराने साथियों की ओर वापस लौटने में शायद अभी कुछ और समय लग सकता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए IMA TV न्यूज के साथ।